हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है आईटी सेकेंड ईयर के लिए होने वाली है। जो छात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करें, यदि वो सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर किया हूँ ये निमी से क्वेश्चन है और निमी से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। इससे पहले कि मैंने और भी क्वेश्चन करा दिया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। कैसे का मतलब यहाँ पर किस क्रम में जुड़े होते हैं ये पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया गया आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, बी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर के साथ समानांतर में, सी ऑप्शन है शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, डी ऑप्शन है शंट फील्ड के साथ समानांतर में। एक चीज ध्यान रखिएगा, इंटरपोल को क्या बोला जाता है, अंतःध्रुवण कुंडलन भी बोला जाता है। और इंटरपोल की जो वाइंडिंग होती है उसके जो कनेक्शन होते हैं आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किए जाते हैं। किस क्रम में किया जाता है, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि इसको आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में क्यों ये जुड़े होते हैं, ये भी रीजन बन सकता है। आखिर क्या इसका कारण है कि इसे आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है उसमें क्या होता है, अधिकतम कम्यूटेशन प्रभाव होता है। और अधिकतम कम्यूटेशन प्रभाव को समाप्त करने के लिए ये ऐसा किया जाता है कि आर्मेचर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। ध्यान रखिएगा। और एक चीज इसमें, एक और चीज यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, जो इंटरपोल होता है इसकी जो संख्या होती है मुख्य पोल के समान होती है। क्या होती है, मुख्य पोल के समान समान होती है। और ये जो मुख्य पोल होता है इसकी तुलना में 1/3, कितना, 1/3 आकार की होती है। इसको भी आप रट कर लीजिएगा। और ये जो होता है समांतर रूप में स्थापित किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक स्वतः उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। ए ऑप्शन वोल्टेज का निर्माण करे, बी ऑप्शन फील्ड करंट कम करे, सी ऑप्शन आर्मेचर करंट कम करे। देखिए, आप सभी को मालूम होगा यहाँ पर दिए गए स्वयं उत्तेजित, स्वयं उत्तेजित का मतलब यहाँ पर सेल्फ जनरेटर से यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सेल्फ जनरेटर का मतलब क्या होगा, जब अपने आप जो है जनरेटर स्टार्ट होकर वोल्टेज बनाना स्टार्ट कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, आपने आप स्टार्ट होने के लिए फील्ड वाइंडिंग में कुछ फ्लक्स की मात्रा जो होती है हमेशा, या आप कह सकते हैं कि परमानेंट होती है। तो वोल्टेज बनाने के लिए जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि अवशिष्ट चुंबकत्व की इसमें आवश्यकता होती है इसलिए क्योंकि वोल्टेज इसी के कारण क्या होता है, बनता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो ऑप्शन में हमारा सही हो रहा है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे हमको एक चीज और भी मालूम होता है कि यदि इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता है तो वोल्टेज का निर्माण नहीं होगा। और वोल्टेज का निर्माण नहीं होगा तो स्व उत्तेजित ये आपका जो जनरेटर होगा ये अपने आप क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा। ये कन्फर्म हो गया, आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कंट्रैक्ट रेजिस्टेंस का नाम सुना होगा। कंट्रैक्ट रेजिस्टेंस सबसे पहले जान लीजिए इसके बारे में। देखिए, ब्रश और जो कम्यूटेटर होता है इसके बीच में ये जो होता है ये प्रतिरोध को प्रयोग किया जाता है। और इसी को बोला जाता है कंट्रैक्ट रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है, कंट्रैक्ट रेजिस्टेंस बोला जाता है। और इसमें ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही दिया गया है, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का ये प्रतिरोध होता है। और यहाँ पर इसको बोला जाता है कंट्रैक्ट रेजिस्टेंस। और ऑप्शन में यहाँ पर जो हमारा दिया गया सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, मिला लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिह्नित किया गया है? अब यहाँ पर एक्स के रूप में कौन-सा इंडिकेट किया जा रहा है? तो यहाँ पर देखिए, एरो के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक्स के रूप में इस भाग को इंडिकेट किया जा रहा है। और यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? ऊपर जो यहाँ पर एरो है, ये किस चीज़ को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है? ये साथियों जो ऊपर यहाँ पर जा रहा है वीएस है, क्या है? वीएस है, ये इसको टर्मिनल वोल्टेज बोला जाता है और यहाँ पर आपको आईएल देखने को मिल जाता है, ठीक है? यहाँ पर लोड करंट आपको देखने को मिल जाता है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि जो एक्स वाला भाग है, ये जो यहाँ पर भाग है, इसको यहाँ पर पूछ रहा है कि ये क्या है? इससे ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? तो देखिए, ये जो आप यहाँ से देख सकते हैं, पहले ये आपका सीधे-सीधे एरो गया है, लेकिन ये नीचे क्या हो रहा है? ड्रॉप की तरफ जा रहा है। मतलब कि नीचे यहाँ पर आपको यहाँ पर झुकता हुआ मतलब कि ड्रॉप हो रहा है, नीचे की तरफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे-जैसे आप इसमें लोड का मान बढ़ाएँगे, ध्यान से बात को सुनिएगा, जैसे-जैसे आप इसमें लोड का मान बढ़ाएँगे, तो आर्मेचर रिएक्शन होगा और आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो जनरेटर होगा अपने वोल्टेज में कमी करता है और आर्मेचर रिएक्शन के 2 प्रभाव हो जाते हैं। एक आपका विचुम्बकन प्रभाव होता है और एक आपका चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव होता है। तो ये जो आर्मेचर यहाँ पर प्रभाव होता है साथियों, जनरेटर अपने वोल्टेज में क्या कर देता है उस समय कमी करता है और इसी कमी को जो यहाँ पर क्या कर रहा है ड्रॉप के अनुसार यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे की तरह यहाँ पर जा रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है वोल्टेज की इसमें कमी हो रही है। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। अब हम यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं कौन-सा ऑप्शन दिया गया है। तो आर्मेचर वोल्टेज यहाँ पर दिया गया ड्रॉप। देखिए आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप सॉरी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और कभी आपसे पूछ दिया जाए कि आर्मेचर रिएक्शन कितने प्रभाव होते हैं इसके, तो आर्मेचर रिएक्शन के 2 प्रभाव होते हैं। एक आपका विचुम्बकन प्रभाव होता है, दूसरा होता है विचुम्बकीय विक्षोभ प्रभाव। दोनों को रट लीजिएगा। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको बोला जाता है शार्ट शंट कंपाउंड। क्या बोला जाता है? शार्ट शंट कंपाउंड, जिसे हिंदी में लघु शंट यौगिक के नाम से जाना जाता है। इसको यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी। काफी इजी क्वेश्चन है, सब कुछ यहाँ पर रटने की जरूरत है आपको। यदि आप इसको रट लिए तो आसानी से आप इसको जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है? पटलित का मतलब ये होता है लेमिनेशन, ठीक है? क्या होता है? लेमिनेशन। और आर्मेचर को लेमिनेशन करने का कारण एक ही होता है, जो इसमें जो इसमें धारा होती है साथियों, उसी हानि को कम करने के लिए। कौन-सी इसमें हानि होती है? तो भंवर धारा हानि होती है। कौन-सी होती है? भंवर धारा हानि। और भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ये क्या किया जाता है? आर्मेचर को लेमिनेटेड किया जाता है। काफ़ी ईज़ी है, सबको मालूम होना चाहिए। और इसमें ऑप्शन में कौन-सा हमारा दिया गया है? नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, भंवर धारा हानि को कम करें। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया गया आर्मेचर धारा कम करें, बी ऑप्शन आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, सी ऑप्शन कम वोल्टेज के साथ आर्मेचर चलाएं और डी ऑप्शन है आर्मेचर का तापमान कम करें। देखिए इसमें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन देंगे आर्मेचर वोल्टेज को ड्रॉप को कम करें, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्यों? देखिए इसके पीछे रीजन ये है, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग क्या होता है, जैसे कि आर्मेचर के रेजिस्टेंस को आर से इंडिकेट किया जाता है। इसको हम कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। और सीरीज फील्ड होता है उसमें जो प्रतिरोध होता है उसका जो मान जो होता है आरएक्स, जिसको इंडिकेट किया जाता है आरएक्स से, इसका मान क्या होता है? 10 ओम होता है। 10 ओम से ये अधिक ये नहीं मानते, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और शंट जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है शंट प्रतिरोध को आरएसएच से इंडिकेट किया जाता है। तो ये कितना होता है? ये आपका जो मान होता है 100 से 200 ओम तक ही इसको माना जाता है। तो यही जो होता है एक अच्छे जनरेटर की विशेषता भी होती है। तो आर्मेचर का प्रतिरोध कम क्यों रखते हैं? इसका भी यहाँ पर कारण है। देखिए वोल्टेज का मान अधिकतम मिले और वोल्टेज का मान अधिकतम कब मिलेगा? जब ईजी बराबर, मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
जब ईजी बराबर वी आई प्लस आपका आई ए इंटू आर ए हो जाएगा, उस समय हमको क्या क्या मिलेगा, आई ए इंटू आर ए, इसमें क्या मिलेगा हमको कम होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तभी ये वोल्टेज का जो मान होगा वो अधिक होगा। तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, तो इसी कारण से आर्मेचर का जो प्रतिरोध होगा वो कम से कम होगा। तो यहाँ पर जो हमको ऑप्शन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर वोल्टेज को ड्रॉप को कम करें, ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम हो, इसी कारण से आर्मेचर का जो प्रतिरोध है हम कम से कम लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग रट लीजिएगा। और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, दोबारा मैं रिपीट करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर घड़ी की दिशा करें मतलब कि क्लॉकवाइज की बात करें, आपने एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पर क्लॉकवाइज सुना होगा, तो इसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर को घड़ी की ही दिशा में क्यों चलाना चाहिए। ए ऑप्शन ब्रश को नुकसान से बचाने के लिए, या बी ऑप्शन देंगे कि अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, सी ऑप्शन देंगे आर्मेचर की शॉर्ट सर्किट से बचें, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर अति भारित करने से बचें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अवशिष्ट चुंबकत्व का नाम आपने सुना होगा, सबको यहाँ पर मालूम है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। मतलब कि जनरेटर को बंद करने के बाद में भी उसकी जो फील्ड होती है, उस फील्ड वाइंडिंग में अवशिष्ट चुंबकत्व यानी कि कुछ चुंबकत्व के जो शेष होते हैं वो रहते हैं। और ये जो लगभग माना जाता है, ये फ्लक्स की तुलना में 10% माना जाता है। कितना माना जाता है? 10% माना जाता है। तो यदि आप फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा बदलते हैं, मतलब कि क्लॉकवाइज चले, यदि आप एंटी क्लॉकवाइज यदि आप करते हैं, तभी उसका जो अवशिष्ट चुंबकत्व होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि आप घूर्णन की दिशा को भी बदलें, तभी इसका अवशिष्ट चुंबकत्व इसका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कई रीजन होते हैं इसके समाप्त होने के। आप चाहे तो जनरेटर को यदि लंबे समय तक काम में नहीं लेते हैं, तो भी क्या होगा, इसका जो अवशिष्ट चुंबकत्व होगा साथियों वो समाप्त हो जाएगा। तो इसका कई रीजन होता है। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि डीसी जनरेटर के बड़े घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। तो इसका रीजन ये होता है कि अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करे, मतलब कि समाप्त न हो। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है, क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर अच्छा पूछा गया है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का नाम आपने सुना होगा। कंपनसेटिंग वाइंडिंग को दोस्तों क्या किया जाता है, प्रतिकारी कुंडल के नाम से जाना जाता है, ये तो सभी को मालूम है। और ये जो होता है आर्मेचर रिएक्शन के विचुकन प्रभाव को क्या करता है, समाप्त करने के लिए बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आर्मेचर प्रतिक्रिया को बेअसर करने के लिए। अब इसमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया गया आर्मेचर प्रतिक्रिया को बेअसर करने का ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिला है। काफी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्माण होने के कई कारण होते हैं। जैसे कि पहला यदि बताएं तो ध्यान से सुनिएगा। पहला रीजन ये होता है कि डीसी जनरेटर की चाल क्रांतिक चाल से नीचे हो, तब ये वोल्टेज क्या होगा, इसमें जो वोल्टेज होगा उसमें निर्माण नहीं होगा। दूसरी बात, डीसी जनरेटर की यदि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ज्यादा हो, तब भी वोल्टेज पैदा नहीं होगा। और ये आपका दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन ये होता है इसमें कि यदि फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स का मान यदि शून्य हो गया हो या शून्य हो जाता हो, तो वोल्टेज इसमें पैदा नहीं होगा। तो इस तरह इसका 3 रीजन होता है। अब इसमें ऑप्शन में कौन सा यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहला ए ऑप्शन दिया गया कि ढीले ब्रश संयोजन, जो कि बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर प्रतिरोध, ये भी बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर सी दिया गया कि फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। अभी मैंने आपको बताया कि डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध यदि क्रांतिक प्रतिरोध से ज्यादा हो,
तब भी वोल्टेज क्या होगा पैदा नहीं होगा। और यहाँ पर आपसे यहाँ पर साफ तौर पे कह रहा है कि फ़ील्ड प्रतिरोध आक्रांति प्रतिरोध से ऊपर है। ऊपर है का मतलब क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और डेली आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाइए और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा हुआ है या समानांतर जुड़ा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस जनरेटर का नाम पूछा जा रहा है जिसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर से जुड़ा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों, आपने शंट जनरेटर का नाम सुना होगा, ठीक है। शंट जनरेटर में क्या होता है? शंट जनरेटर की विशेषता ये होती है कि ये नो लोड से लेकर फुल लोड तक अपने टर्मिनल वोल्टेज को स्थिर रखता है। और इसका उपयोग ज़्यादातर जो किया जाता है बैटरी चार्जिंग में, विद्युत रंजन में या विद्युत रंजन के भी काम में इसको लिया जाता है। तो इसका जो यहाँ पर सही हो जाता है जो शंट जनरेटर यहाँ पर दिया गया ये ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका जो क्षेत्र होता है वो आर्मेचर के किस क्रम में जुड़ा होता है? समानांतर में जुड़ा होता है। और इसका मैंने आपको प्रयोग बता ही दिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा सही होता है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी अदर ऑप्शन यहाँ पर दिए गए सारे ऑप्शनों को देख लीजिएगा, जो भी कंफ्यूजन होगा आपका खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन एयर गैप को कम करें, बी ऑप्शन क्षेत्र की ताकत बढ़ाएं, सी ऑप्शन चुंबकीय हानियों को कम करें और डी ऑप्शन दिया गया कि एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, जो पोल शू होता है, ध्यान से सुनिएगा साथियों, जो पोल शू होता है इसका काम ये होता है कि वाइंडिंग को क्या करे? मजबूती प्रदान करें। क्या करे साथियों? वाइंडिंग को मजबूती प्रदान करें। और दूसरा, वाइंडिंग को स्थिर ध्रुवता को क्या करे? फ्लक्स इसमें बनाएगा। तो स्थिर ध्रुवता का क्या करेगा? फ्लक्स भी बनाएगा। तो इसके दो कारण हो जाते हैं, और सॉरी दो इसको यहाँ पर हो जाते हैं, इसका उद्देश्य। अब इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया गया कि एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए। ये ऑप्शन जो आपका दिया गया डी, ये बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 है, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो डीसी जनरेटर होता है साथियों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो डीसी जनरेटर होता है इसमें दो आपका होता है, एक आपका जो होता है स्लिप रिंग होता है और एक आपका जो होता है स्प्लिट होता है। तो ये जो यहाँ पर पूछा गया, देखिए स्प्लिट यहाँ पर पूछा गया, क्या पूछा गया? स्प्लिट यहाँ पर पूछा गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्प्लिट में क्या होता है? स्प्लिट जो होता है साथियों एसी को डीसी में बदलता है। और स्लिप रिंग क्या होता है? स्लिप रिंग जो होता है साथियों ये फास्फोरस की बनाई जाती है और ब्रांच की बनाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और जो स्प्लिट होता है इसको मैंने अभी बताया एसी को डीसी में बदलने के लिए, और जो स्लिप रिंग होता है ये एसी को केवल क्या करता है? एसी में, और डीसी यदि आप इसमें प्रदान करते हैं तो डीसी को डीसी में, मतलब कि इसमें धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। आप जो धारा इसमें प्रवाहित करेंगे वही आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इसको आप कह सकते हैं। तो स्लिप रिंग और स्प्लिट ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें ऑप्शन में यदि हम जाते हैं तो कौन-सा ऑप्शन देखने को मिलता है? ए ऑप्शन दिया गया है कि निरंतर वोल्टेज बनाए रखें, बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि धारा को एक दिशा में एकत्र करें। तो बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है, जो कि स्प्लिट यहाँ पर पूछा गया है। तो स्प्लिट का एक ही काम होता है कि डीसी यदि आप इसमें प्रवाहित करते हैं तो डीसी को डीसी में ही बदलेगा। और यहाँ पर क्या करेगा? यदि आप एसी यहाँ पर देंगे तो एसी को एसी में ही बदलेगा। ये आपका जो सही होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 को देखिए, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया गया स्टील और ग्रेफाइट, बी ऑप्शन दिया गया कार्बन और ग्रेफाइट, सी ऑप्शन दिया गया ढलवा लोहा और ग्रेफाइट और डी ऑप्शन दिया गया एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। देखिए, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए दो सामग्री हम काम में लेते हैं। एक तो आपका कार्बन हो जाता है और दूसरा जो होता है साथियों जिसको ग्रेफाइट बोला जाता है। ये जो दो दो पदार्थ हैं ये आप सामग्री भी कह सकते हैं। इसी को काम में लिया जाता है जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए। और ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की जो ब्रश के जो होती है वो कम क्षमता की मशीन के लिए ही बनाई जाती है, हार्ड के लिए यहाँ पर नहीं बनाई जाती है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है कार्बन और जो ग्रेफाइट यहाँ पर दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 में पूछा जा रहा है। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्यों डीसी जनरेटर में जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है? जो कि मैंने आपको इसका कई रीज़न बताया था, पिछले क्वेश्चनों में देख लीजिएगा। मुझे याद है मैंने इसका बताया था कि वोल्टेज वो क्यों खो देता है। ज़्यादातर ज़्यादा दिन तक आप यदि डीसी जनरेटर को उपयोग में नहीं लेते हैं, तो उस समय वो खो देता है। ये कई रीज़न इसके होते हैं, जिसको मैंने आपको अभी बताया। अब इसमें देखिए कौन-सा यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे जो कहा है कि रोटेशन की दिशा यदि दिशा अक्सर बदलती रहती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर दिया है बिना रुके हुए लगातार चलाना, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर दिया गया है कि बिना लोड के लगातार चलाएँ, ये भी बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया गया है। और भारी भार में शॉर्ट सर्किट हो, ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप आईटीआई के छात्र हैं और आईटीआई सेकंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको डेली इस चैनल के माध्यम से मिलती है, जो परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।